अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में इंग्लैंड के उपनिवेशों की स्थापना। कैसे प्रोसेस हुआ है उपनिवेशों की स्थापना का, पहला उपनिवेश कैसे स्थापित हुआ, किन लोगों ने स्थापित किया, कितने उपनिवेश थे, उनके नाम क्या हैं, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि उपनिवेशों की स्थापना हुई। बड़ी संख्या में लोग इंग्लैंड से आए और न केवल इंग्लैंड से आए बल्कि पूरे यूरोप के लोग यहां पर आए, तो क्या कारण है ये समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी समझने का साथ साथ प्रयास करेंगे कि इन उपनिवेशों की स्थापना के बाद जो यहाँ का वैचारिक और संस्थागत विकास हुआ है वो किस प्रकार का है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप देखिए कौन कौन से उपनिवेश हैं, पहले हम उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपके अमेरिका में आप जब मानचित्र में जाएंगे, आज के मानचित्र में जो उसका पूर्वी हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा है, यानी जो पूर्वी तट है, पैसिफिक सी, वहां ये सारे उपनिवेश हैं। जो पहला उपनिवेश स्थापित होता है वो 1607 में होता है। 1607 और ये जो उपनिवेश था पहला, ये वर्जीनिया था। वर्जीनिया 1607 में वहां के जो उस समय के सम्राट थे, राजा थे इंग्लैंड के, उन्होंने दो कंपनियों को यह अधिकार दिया था कि आप अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना करें। और एक कंपनी का नाम है लंदन कंपनी, और जो दूसरी कंपनी है वो प्लाइमथ है, प्लाइमथ कंपनी। इन दोनों कंपनियों को अधिकार दिया था कि आप जा करके वहां पर उपनिवेश स्थापित करें। किसने दिया था? जेम्स फर्स्ट, उस समय वहां के इंग्लैंड के शासक थे। स्टुअर्ट वंश के थे, स्टुअर्ट। और तो ये जो लंदन कंपनी है, इस कंपनी से जुड़े हुए सेनानायक कैप्टन न्यूपोर्ट, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ, लगभग बताया जाता है, बहुत हिस्ट्री में बहुत महत्व नहीं है हम लोगों को, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए 120 लोगों को लेकर के 3 जहाजों में वहां पर गए और उन्होंने पहला उपनिवेश वर्जीनिया में 1607 ईस्वी में स्थापित किया। और धीरे धीरे करके 13 उपनिवेश स्थापित हो जाते हैं। उसमें से ये जो आपका उपनिवेश है उत्तरी भाग में न्यू हैम्पशायर, ये जो भाग है मैसाचुसेट्स, ये जो आपका उपनिवेश यहां दिखाई दे रहा है रोड आइलैंड, ये जो उपनिवेश है कनेक्टिकट है, ये न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वानिया है, और ये डेलावेयर है, ये मैरीलैंड है, नॉर्थ कैरोलिना है, और ये साउथ कैरोलिना है। ये आपका फार साउथ, सुदूर दक्षिण में जॉर्जिया है। तो ये 13 आपके उपनिवेश हैं। ये जो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें आप उपनिवेशों को हम, तो 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे इन उपनिवेशों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो भी ये कॉलोनीज हैं, इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले हमें जो फार नॉर्थ है, सुदूर उत्तर में है, उनको थोड़ा सा देखना है। जैसे आप नाम इसको लिख लीजिए, न्यू हैम्पशायर। दूसरा आप नाम लिख लीजिए मैसा
मैसाचुसेट्स। तीसरा है रोड आइलैंड, रोड आइलैंड। और चौथा है कनेक्टिकट, कनेक्टिकट, कनेक्टिकट। ये आपके चार जो हैं वो उत्तरी भाग के आपके उपनिवेश हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनको जो बसाने वाले हैं वो उपनिवेश में धार्मिक कारणों से आए हैं, धार्मिक कारणों से। धार्मिक कारणों के कारण ये सब लोग यहां पर आए और इन उपनिवेशों की स्थापना की। आप आगे चल करके देखेंगे जो उत्तरी भाग के हैं, जो दक्षिणी भाग के हैं, मध्य भाग के हैं, इनको आने वाले लोग हैं बाहर से, यूरोप से आने वाले लोग हैं, वो कुछ अलग उद्देश्य लेकर आते हैं। तो विकास भी उसी ढंग से इनका होता है। और आगे चल करके जो पूरा अमेरिका का विकास है उसके लिए इसको बेसिक रूप में समझना जरूरी होता है। जो कंपनी थी प्लाईमथ जिसका हमने उल्लेख किया, उन लोगों ने इनकी आर्थिक सहायता भी की और ये उपनिवेश स्थापित हुए। चूंकि धार्मिक कारण से आए हैं तो इनको इन जो इस स्टेट्स के लोग हैं और ये जो स्टेट्स है इनको कहा जाता है पिलग्रिम, पिलग्रिम फादर्स। एक शब्द है पिलग्रिम फादर्स। तो ये जो शब्द है इसको आप देखेंगे। इसके बाद जो है जो दक्षिणी हमारे उपनिवेश हैं उनको भी आप देख लीजिए, साउथ के हैं उनमें से जैसे जॉर्जिया, एक नाम आप लिखिए जॉर्जिया। जॉर्जिया। दूसरा जो है दो कैरोलिना नाम से हैं, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। उत्तरी कैरोलिना और तीसरा है दक्षिणी कैरोलिना। इसके बाद एक है आपका वर्जीनिया, वर्जीनिया। और पांचवा लिख लीजिए मेरीलैंड, लिख लीजिए मेरीलैंड। ये मेरीलैंड, ये पांच, ये दक्षिण में है। समझना बहुत आवश्यक है। इसी आधार पर आगे की विकास को आप समझ पाएंगे। बड़ा आश्चर्यजनक आपको लगता होगा आप जब आगे के मानचित्र में देखेंगे। आप जैसे जब आप पूरा देखेंगे मानचित्र में, ये भी उसी समय का मानचित्र है, आप उसमें देखेंगे कि इतना बड़ा अमेरिका और ये उपनिवेश तो इतने छोटे से प्रदेश में है, कैसे इतना बड़ा देश स्थापित हो जाता है? तो उसको बेसिक से समझने के लिए ये सब जानना जरूरी होता है और तभी आगे जाकर के आप अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकी गृह युद्ध को समझ पाएंगे। ये जो उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के मध्य हुआ है उसका ये बेस बनाता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है। अब ये जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, यहां पर जाने वाले लोग जो यूरोप से जा रहे हैं, इंग्लैंड से जा रहे हैं, उसमें व्यापारी वर्ग ज्यादा है और ऐसे लोग हैं जो जमींदार वर्ग हैं, यानी एग्रीकल्चर में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में उनकी रुचि है। तो यहां पर यहां का जो विकास है वो व्यापारिक और एग्रीकल्चर की दृष्टि से खेती होता है, उसका व्यापार, जो प्रोडक्ट होंगे उसका व्यापार ये लोग करेंगे। इस प्रकार का यहां पर है। ये जो पांच हमारे दक्षिणी उपनिवेश हैं, चार हमने उत्तरी लिखे हैं, बीच के जो हमारे हैं, बीच के ये जो चार हैं उनको आप लिख लीजिए। एक न्यूयॉर्क को लिख लें आप, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। दूसरा आप
पेंसिल्वेनिया को लिख लीजिए, पेंसिल्वेनिया, पेनसिल्वेनिया। इसके बाद आप डेलावेयर को लिख लीजिए, डेलावेयर। और चौथा आपका है न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, ये न्यू जर्सी। तो ये आपका न्यूयॉर्क है, ये पेंसिल्वेनिया है, ये डेलावेयर है और ये न्यू जर्सी है। न्यूयॉर्क का जो विकास है हॉलैंड से आए हुए लोगों ने किया है, डच, जिसको आज के समय में आप नीदरलैंड कहते हैं, इनकी विकास में उनका योगदान है। जो हमारा पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया, एक अंग्रेज थे, उनका नाम था विलियम पेन, नाम था विलियम पेन, और उन्होंने इस उपनिवेश की स्थापना किया था। उनके नाम पर यह पड़ा पेंसिल्वेनिया। डेलावेयर जो है वो डेनमार्क, डेनमार्क के लोगों ने डेलावेयर की स्थापना किया। और जो न्यू जर्सी है वो बेल्जियम, आप लिख सकते हैं बेल्जियम। डेलावेयर डेनमार्क और न्यूयॉर्क हमारा हॉलैंड, जिसको आज के समय में आप नीदरलैंड कहते हैं। तो ये यहां का अपना विकास है। पेंसिल्वेनिया का जो विकास है, विलियम पेन, ये क्वैकर थे, क्वैकर। वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़े से टर्म्स आपको समझने होंगे और गहराई से अध्ययन करना होगा। इसका क्या महत्व है ऑप्शनल में आप समझते हैं, और ऑप्शनल तो है ही, आपको पूरा जीएस में कैसे रोल हो चुका है। विश्व इतिहास के बिना आप जीएस नहीं कर सकते, हिस्ट्री एंड कल्चर के पोर्शन में तो बहुत। क्वैकर एक शब्द है, क्वैकर, क्वैकर। जैसे हमने पहले ही उल्लेख किया है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं, कोई अलग थलग नहीं है। ऐसा नहीं कि एंशिएंट में आपने देखा कि हमारा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल सब आपस में जुड़े हुए हैं। वैदिक काल कैसे मौर्य पूर्व काल से जुड़ा हुआ है, कैसे आगे मौर्य काल से जुड़ा हुआ है, कैसे मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ है, कोई अलग थलग नहीं। वैसे यहां भी आपको समझना है। क्वैकर जो है, क्वैकर एक शब्द है, अभी हमने कहा है आपसे कि विलियम पेन क्वैकर हैं। आगे जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में धर्म सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे, रिफॉर्मेशन, तो आप देखेंगे जो ईसाई धर्म में तमाम विसंगतियां आ गई हैं, तमाम कर्मकांड आ गए हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, उसको लेकर के जो असंतोष था, उसके लिए जो कार्य हुआ, उसके लिए जो आंदोलन हुआ, लोगों ने प्रयास किया, उसे हम रिफॉर्मेशन कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। और मोटे तौर से दो भागों में ईसाई धर्म बढ़ जाता है, एक आपका कैथोलिक हो जाता है, दूसरा प्रोटेस्टेंट हो जाता है। और बाद में प्रोटेस्टेंट में भी बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। आप एंग्लिकन के बारे में पढ़ेंगे, प्यूरिटन के बारे में पढ़ेंगे, तो तमाम उसमें भी बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। क्वैकर क्या है कि ये भी एक प्रकार से आप क्रिश्चियन सेक्ट कह सकते हैं, आप इनको क्रिश्चियन धर्म का एक अपना भाग कह सकते हैं। और जो तमाम प्रकार के रिचुअल्स हैं, कर्मकांड हैं, उनसे ये लोग दूर रहते हैं। और इन्होंने अपनी एक सोसाइटी बना रखी है, अपना एक सभा बना रखा है, उसमें हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, किसी फादर की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पुजारी की कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार की बात। तो यह भी एक प्रकार से क्रिश्चियन सेक्ट से जुड़े हुए थे और धर्म उपनिवेशों के बचने का एक बहुत बड़ा कारण था। आगे उसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये पेंसिल्वेनिया है आपका। धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये सारे उपनिवेश जो हैं वो इंग्लैंड के अधीन हो जाते हैं, ब्रिटेन के अधीन हो जाते हैं, सारे के सारे उपनिवेश। तो इन उपनिवेशों को आप इस तरह से भौगोलिक दृष्टि से बांट लेंगे। उत्तर के हमारे कौन कौन से हैं उनको माइंड में रख लेंगे, दक्षिण के कौन कौन से हैं उनको आप माइंड में रख लेंगे, और बीच वाले जो है वो कौन कौन से हैं उनको आप ध्यान में रख लेंगे। अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो उपनिवेशों की स्थापना है, इंग्लैंड से आप अमेरिका की दूरी देखिए,
लगभग 4000 जो नॉटिकल माइल्स है उससे ऊपर, समुद्री जो मील है उससे ज्यादा की दूरी है। और यहां पर आकर के उपनिवेशों की स्थापना करना, ये अपने आप में एक जिज्ञासा का विषय है, एक उत्सुकता का विषय है। और आज का वर्तमान समय नहीं है। उपनिवेश जो स्थापित हो रहे हैं 17वीं शताब्दी में स्थापित हो रहे हैं। 1606 में चार्टर आया है, 7 में यहाँ पहला उपनिवेश होता है, यानी 1607 का मतलब 17वीं शताब्दी का आरंभ। और इंग्लैंड से अमेरिकी भूमि में आना है, वर्तमान समय नहीं कि आप एक दिन में पहुंच जाएं। पहले तो 2 से 3 महीने लगते थे, और उन जहाजों से 2-3 महीने आना, समुद्री यात्रा करना, बहुत सारे खतरे थे। समुद्री डाकुओं का खतरा बहुत ज्यादा रहता था, समुद्री तूफानों का रहता था। उसके बाद आप देखिए इतने लंबे समय तक आना, रास्ते में अगर कोई बीमार हो गया, बहुत सारे लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते थे, बड़ी संख्या में लोग, उनकी डेथ हो जाती थी, बीमारियों से डेथ हो गई, कोई उनको मेडिसिन नहीं मिल पाती थी, इलाज नहीं मिल पाता था, और भूखे रहना पड़ता था। अनाज जो लेकर चले कम हो गया, रास्ते में कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे कठिन समय में कठिनाइयों के साथ वहां पर ये पहुंचते हैं और उपनिवेशों की स्थापना करते हैं। जब उपनिवेश पहुंच जाते हैं तो वहां भी अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। उपनिवेशों में जब वो पहुंचते हैं तो वहां के जो मूल निवासी हैं, रेड इंडियंस हैं, उनसे उनको सामना करना है। इसके अलावा जो यहाँ का नेचर है, प्रकृति है, वह भी आसान नहीं है। बहुत घने जंगल है, बहुत घने जंगल। ये जो पूरा का पूरा अमेरिका का क्षेत्र आप देख रहे हैं, लंबी लंबी घास है, उसको साफ करके एग्रीकल्चर के लिए भूमि को तैयार करना ये बहुत इजी नहीं था। तो इन कठिन परिस्थितियों में ये लोग क्यों आते हैं उसको समझने की जरूरत है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जिनके तहत अमेरिकी उपनिवेशों की स्थापना होती है। यहां पर जो कारण है उनको पहले समझ लीजिए। अमेरिकी उपनिवेशों की स्थापना के कारण। इन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, यूरोप के देशों में 16वीं शताब्दी से ही और 17वीं शताब्दी में एक भावना थी, और वो भावना ये थी कि जिस देश के पास जितने ज्यादा उपनिवेश होते थे वो उतने ही बड़े गौरव की बात होती थी, वो उस देश के लिए गौरव हो जाता। तो ये एक भावना विद्यमान थी। हर देश चाहता था कि हमारे उपनिवेश हो। जो देश जिसके पास ज्यादा उपनिवेश, वो ज्यादा बहुत प्राउड फील करता था। तो पहले ये जो भावना है, गौरव की भावना, गौरव की भावना, कोई भी कार्य करने के संदर्भ में, यदि कोई ऐसा कार्य है कि आप उसमें गर्व महसूस करते हैं तो उसको कार्य करने का मजा ही कुछ और है। तो ये चाहे जितने खतरे थे देश के लिए, सब देश आगे आ रहे थे। दूसरी बात, जो इंग्लैंड के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि अगर अमेरिकी उपनिवेश हमारे पास आ जाएंगे, अमेरिका के क्षेत्र में हमारी कॉलोनीज बस जाएंगी, तो उस समय की जो सबसे बड़ी पावर है स्पेन, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। स्पेन का जो प्रभुत्व है वो मध्य अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है, दक्षिणी जो अमेरिका है वहां पर वो उनका साम्राज्य पूरा विद्यमान था। उनसे मुकाबला करने के लिए ये आवश्यक था। तो दूसरा पॉइंट यह भी आप लिख सकते हैं कि स्पेन से मुकाबला। तीसरी बात, पूरा का पूरा उत्तरी जो अमेरिका है, महाद्वीप लगभग खाली पड़ा हुआ है, और लोग वहां जाकर के नए अवसर की तलाश कर सकते हैं। नए अवसर,
ये जो नए अवसर हैं, वहां जाकर के भूमि साफ करिए, पड़ा हुआ जो जितनी भूमि साफ कर लेगा उतनी ही उसकी जगह हो जाएगी, पूरा खाली पड़ा होता। अवसर ही अवसर थे वहां पर। आप ये जो अवसर है वो कृषि के लिए है और व्यापार के लिए है। वहां से फिर आप इंग्लैंड से व्यापार करिए, अन्य देशों से व्यापार करिए, और इस प्रकार के नए अवसर भी वहां विद्यमान है। चौथी बात, अब यहां पर जो आपका इंग्लैंड का समाज है, रूढ़िवादी समाज था, सामंतवादी समाज था, तो यहां का दृष्टिकोण कुछ अलग था। यहां पर यह कहा गया कि जो भिखारी लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, अभी यहां भेदभाव विद्यमान था। समानता पर आधारित समाज नहीं था, सामंतवादी समाज था। तो जो भिखारी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, या कोई ऐसे लोग जो गरीब हैं, गरीब यानी आप उनको भूमिहीन कह सकते हैं, कोई किसान है भूमिहीन है, कोई बेरोजगार है, तो उसको प्रोत्साहित करके और जबरदस्ती भी, निरंकुश शासन हुआ करता था, और उनको वहां भेज दो। इसलिए भी अमेरिकी उपनिवेश स्थापित हुए कि बड़ी संख्या में इंग्लैंड से, यूरोप के अन्य देशों से जो वहां के भिखारी लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको वहां पर आप भेज दीजिए। उपनिवेशों की स्थापना में इनका बड़ा रोल है। बाद में आप देखेंगे अमेरिकी क्रांति के बाद जब उपनिवेश स्वतंत्र हो जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के रूप में, तो ये ट्रेंड चला ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, वहां पर बड़े पैमाने पर ये लोग भेजे गए। पांचवा, आप ऐसा कह सकते हैं कि उस समय वहां धार्मिक संघर्ष विद्यमान था। रिफॉर्मेशन की मैंने अभी बात किया था। रिफॉर्मेशन एक पूरा का पूरा टॉपिक करना है आपको। जो भी विश्व इतिहास की क्लास होगी, आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है वो तो पूरा करेंगे ही करेंगे हम। इसके साथ साथ आप देखेंगे स्टेट पीसीएस में कुछ और विषय आ जाते हैं, जैसे धर्म सुधार वगैरह, तो उन विषयों को भी हम लेंगे। ऐसे सिलेबस को कवर करेंगे हम अपनी इन कक्षाओं में कि आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं, आप यूपी जाते हैं, एमपी जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, झारखंड जाते हैं, बिहार जाते हैं, किसी भी स्टेट में आप जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हरियाणा जाते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सब कुछ हम लोग यही करने वाले हैं। तो जो रिफॉर्मेशन हमारा है, धर्म सुधार जो है, थोड़ा सा समझना है पांचवें बिंदु के लिए। विश्व इतिहास में बस यही, अगर आपका अध्ययन नहीं होगा, सामान्य रूप से बच्चे पहली बार आ जाते हैं, पहली बार सुनते हैं, तो बहुत विस्तार से हम लोग गहराई से जाने की कोशिश करते हैं कि हर एक बिंदु आपको समझ में आए। तो धर्म सुधार जो है, जिसकी चर्चा हमने पहले किया है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बढ़ जाता है। तो यहां पर जिस समय ये घटना हो रही है, जैसे एक धार्मिक वंश है आपका स्टुअर्ट, जिसकी अभी हमने चर्चा किया है, स्टुअर्ट, जेम्स प्रथम जिससे संबंध रखते हैं। लेकिन उसके पहले जो डायनेस्टी है वो है ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में जो शासक आते हैं वो बहुत बल देते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में। यानी इन्होंने प्रोटेस्टेंट को, जो सेक्ट है, उसको बढ़ाने का बहुत प्रयास किया। और जो अंतिम शासिका हुई हैं, एलिजाबेथ वन जिनको हम कहते हैं, उनका नाम आप नोट कर सकते हैं। यानी आप ट्यूडर वंश की जो अंतिम शासिका हुई हैं, एलिजाबेथ प्रथम, क्योंकि वो इतिहास में कई जगह उल्लेख उसका होगा, तो नाम उसको आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। एलिजाबेथ वन, उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट के अंतर्गत ही एक अलग से संप्रदाय स्थापित कर दिया, एक अलग से चर्च स्थापित कर दिया, एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन नोट कर लीजिए, एंग्लिकन।
उन्होंने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की। अब जो परंपरागत कैथोलिक हैं, प्यूरिटन हैं, वो असंतुष्ट हो जाते हैं, वो इससे सहमत नहीं है। आगे जब स्टुअर्ट शासक जेम्स आते हैं तो धार्मिक रूप से सहिष्णु है, ये कोई अलग से प्रयास नहीं करते हैं। तो उस सहिष्णुता से, उनकी उदारता से भी बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं और यहां उपनिवेशों में जाकर के वो अपनी धार्मिक संतुष्टि करते हैं। यहां जो उनको समस्या हो रही है, या आपस में आप ऐसा कह सकते हैं यूरोप के देशों में संघर्ष चल रहा था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में, तो जो सताए हुए लोग हैं वो वहां गए। कहीं कैथोलिक सताए गए, कहीं प्रोटेस्टेंट सताए गए। हमने पहले उल्लेख किया है कि इंग्लैंड से करीब 90% लोग यहां गए, लेकिन अन्य देशों से भी गए। वहां फ्रांस से गए, पुर्तगाल से गए, जर्मनी से गए। अभी हमने पहले बताया आपको कि बेल्जियम के लोगों ने कौन सा उपनिवेश स्थापित किया, डेनमार्क के लोगों ने कौन सा उपनिवेश स्थापित किया, यह भी हमने चर्चा किया। तो यह भी एक कारण है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना, उन्होंने शोध किया है अमेरिकन हिस्ट्री पर। अमेरिका का इतिहास, उनका एक बुक भी आती है, आप उसको देख सकते हैं। तो इन कारणों को तो आप लिखना ही है, उनकी बातों को अगर आप समझेंगे तो और ये बात थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना, अमेरिका का इतिहास इन्होंने जो पुस्तक लिखी है अमेरिकन हिस्ट्री पर, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो उपनिवेश स्थापित हुए हैं, उपनिवेश जो स्थापित हुए हैं, इसके मूल रूप से 4 कारण इन्होंने बताए हैं। उन 4 कारणों को भी एक बार देख लीजिए। जब आप अपना उत्तर लिखेंगे तो सीधे सीधे प्रश्न यूपीएससी में बनते नहीं हैं, सारे पहलुओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, और बाद में आपकी जो समझ है उसके आधार पर आप प्रश्न लिखते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए। आप जब मान लेते आ भी जाए प्रश्न उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण है, तो दोनों को, जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, दोनों बिंदुओं को समाहित करके आप अपना उत्तर लेखन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि यूरोप में जो राजनीतिक हिंसा विद्यमान है, आप यूरोप का इतिहास जब आप अध्ययन करेंगे तो आप देखते होंगे कि हर देश में युद्ध विद्यमान है, युद्ध हो रहा है आपस में, आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं धर्म के आधार पर। तो ये जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा से अपने को बचाने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं। और बहुत बड़ा अवसर जब उनको सूचना मिली, अमेरिका में है, अमेरिकी खोज के बाद जब उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी, तो यूरोप के लगभग सभी देशों से लोग वहां पहुंचते हैं उस हिंसा से छुटकारा पाने के लिए। यूरोप में जो हिंसा हो रही है, जो युद्ध हो रही है, जो बड़े पैमाने पर मारकाट मची हुई है, धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, उसे बचने के लिए वो वहां पहुंचते हैं। तो एक कारण तो उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक उत्पीड़न है, जो राजनीतिक उत्पीड़न है, पहले हमने स्पष्ट किया है, इंग्लैंड में सामंतवादी शासन है, निरंकुश प्रकार के शासक हैं, यानी शासक ने जो कह दिया वही फाइनल है। निरंकुश शासन का अर्थ ये है, उसकी इच्छा ही कानून है, ये निरंकुश शासन का अर्थ है, यानी एक प्रकार से तानाशाही। जनता की क्या इच्छाएं हैं, जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है निरंकुश शासन में। सामंतवादी जो लोग हैं वो शोषण कर रहे हैं आम लोगों का, और इसकी वजह से ये जो राजनीतिक उत्पीड़न है, कुछ लोग इसलिए भी चले जाते हैं, जबरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था, जिसको बेगार कहते हैं। सामंत लोगों की भूमि है, वहां बेगार करिए, उनकी इच्छा से भोजन मिलेगा, उनकी इच्छा से आपको आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो इस प्रकार का था जबरदस्ती। कभी कभी तो ऐसा होता था, गरीब लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया गया, युद्ध के लिए कुर्बानी हो गई। कहां कुर्बानी हो गई पता नहीं।
तो इस प्रकार का वातावरण था। तो राजनीतिक उत्पीड़न विद्यमान है। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना साहब अपनी पुस्तक में कहते हैं यह भी एक कारण है। और एक्चुअल में ये सारे कारण दोनों को मिलाकर के आपको उत्तर लिखना है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा, नए प्रकार की, जिसकी हमने पहले चर्चा किया है कि नए अवसर, एक नया अवसर आया है लोगों को वहां बसने का, कृषि के संदर्भ में है, व्यापार के संदर्भ में है, बड़ी पैमाने पर भूमि उपलब्ध है और वहां पर जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के, बाद में औद्योगिक विकास भी होने लगता है धीरे धीरे, और इस तरह से एक बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। चौथा जो कारण है वही बात, जो धार्मिक बात, कि धार्मिक शांति के लिए, धार्मिक उत्पीड़न से अपने को बचाने के लिए, तो ये धार्मिक कारण है। अब जो संघर्ष चल रहा है रिफॉर्मेशन की बात जो हमने आपसे उठाई है, तो ये जो संघर्ष चल रहा है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का संघर्ष चल रहा है, इसमें जो आम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जहां जो प्रभाव में आ गया, जो अल्पसंख्यक है अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो जाना, वो पलायन पसंद कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यह भी था कि अपना वहां चले जाएंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे, तो बहुत सारी मिशनरीज अपने उद्देश्य को लेकर वहां पहुंचती हैं, अपना जो धार्मिक उद्देश्य है धर्म का प्रचार प्रसार, इसलिए भी वहां पहुंचती हैं। तो बनारसी प्रसाद सक्सेना ने इन चार कारणों को, तो दोनों बातों को आप मिला करके उन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे जिसके तहत इंग्लैंड ने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए या अमेरिकी उपनिवेशों की स्थापना हुई। अब हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो उपनिवेश स्थापित हुए हैं, यहाँ किस प्रकार की विचारधारा जन्म ले रही है, किस प्रकार का समाज जन्म ले रहा है, किस प्रकार की संस्थाएं जन्म ले रही हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। मूल मुद्दों पर आने से पहले, अमेरिकी क्रांति के कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं, उन पर आने से पहले इन बेसिक बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ का जो समाज है, अब आप देखिए, यूरोप से लोग आए हैं और पूरे यूरोप से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, डेनमार्क से आए हैं, स्वीडन से आए हैं, पुर्तगाल से आए हैं, इटली से आए हैं, सारे यूरोप से, कम या ज्यादा, बेल्जियम एंड सो ऑन, सारे देशों से। 90% आपके इंग्लैंड से आए हैं। और जो यूरोप का समाज है वो सामंती समाज है। सामंती समाज का मतलब है जहां राजनीतिक निरंकुशता विद्यमान है, राजनीतिक जहां शोषण विद्यमान है, सामाजिक शोषण जहां पर विद्यमान है, वो एक प्रकार से सामंती समाज, जहां भेदभाव विद्यमान है, असमानता विद्यमान है, वो सामंती समाज, वहां से ये लोग आए हैं। विभिन्न देशों से यहां पर आए और सब मिलजुल करके रह रहे हैं, सभी से सभी के अपने हित हैं। जो लोग यहां पर आए उनकी अलग प्रकार के धर्म भी हैं, अलग प्रकार की संस्कृति भी है, अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से ये लोग आए हैं। तो अलग अलग संस्कृतियों की मिलन से, और संघर्ष वहां साझा है, समस्या एक जैसी है, तो इन लोगों में सहयोग की भावना विकसित होती है। तो ये जो उपनिवेश स्थापित होते हैं, इनमें ऐसा समाज विकसित होता है जो समानता पर आधारित है, स्वतंत्रता की भावना से युक्त समाज है, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित समाज है। और इस प्रकार का जो समाज है वो इंग्लैंड के समाज से पूरी तरह से अलग है। धीरे धीरे नेचर ही बदल जाता है। अमेरिकी समाज का नेचर और इंग्लैंड के समाज का नेचर अलग हो जाता है। जब दो नेचर वाले लोग एक साथ रहने का प्रयास करेंगे तो मतभेद तो होंगे, उनके अलग अलग रास्ते तो होंगे। आगे अमेरिकी उपनिवेशों ने अलग रास्ता बना लिया, अमेरिकी क्रांति हुई, स्वतंत्र हो गए। इसके अलावा भी यहां जो राजनीतिक विकास हो रहा है उसको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो राजनीतिक विकास चल रहा है यहां उपनिवेशों में, अब अन्य देशों से लोग आए हैं तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और वहां से यहां पर लोग आए हैं। इंग्लैंड के ज्यादा लोग हैं तो इंग्लैंड का प्रभाव ज्यादा है वहां की शासन व्यवस्था में। इंग्लैंड से गवर्नर नियुक्त होते हैं, अन्य अधिकारी नियुक्त होते हैं, प्रतिनिधि सदन बनता है, तो वो उस प्रकार का यहां भी स्ट्रक्चर तैयार होता है। लेकिन जो कॉपरेशन की भावना है उपनिवेशों में, इस प्रकार की शासन व्यवस्था जन्म लेती है
कि ये एक प्रकार से स्वायत्त शासन की तरह थे, ऑटोनोमस बॉडी थे, यानी एक सीमा तक ही नियंत्रण था इंग्लैंड का। और जब इंग्लैंड ने अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया, अपने हितों को और ज्यादा संवर्धित करने का प्रयास किया कानूनों के माध्यम से, तो ये उपनिवेश बगावत पर उतर आते हैं, विद्रोह पर उतर आते हैं। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आगे आप देखेंगे कि जब इंग्लैंड की सभा ने, वहां की जो संसदीय सभाएं हैं, उन्होंने जब टैक्स वगैरह लगाए तो इन्होंने विरोध किया, बोले हम इसको नहीं मानेंगे, हमारा वहां कोई प्रतिनिधि है ही नहीं, हमारा वहां कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो आप टैक्स कैसे लगाएंगे। इसीलिए इन्होंने नारा दिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी इन्होंने कहा कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और इसी भावना पर आगे चल करके समानता की भावना को पाने के लिए, स्वतंत्रता की भावना को मूल रूप से चरितार्थ करने के लिए इन लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अमेरिकी क्रांति संपन्न हो जाती है।